जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस चैनल अमित यूनिक कॉम्पिटेटिव क्लासेस पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक मुहिम चालू किया है, हमने एक सीरीज चालू किया है, ठीक है। 500 साइंस क्वेश्चन का, ठीक है। 500 साइंस क्वेश्चन का, 500 साइंस क्वेश्चन। ये साइंस क्वेश्चन जो होंगे आप लोगों के लिए आगामी जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है। रेलवे एलपी हो जाए, ठीक है, टेक्नीशियन हो जाए, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही वीवीआई सीरीज चालू हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज को कृपया करके पूरा देखें, ठीक है। और ये 500 नंबर के लिए 500 क्वेश्चन है, ठीक है। जबकि हम लोग ऑप्शन का ऑपरेशन करते हुए लगभग में 2000 प्लस क्वेश्चन बनने वाले हैं। 2000 प्लस क्वेश्चन इससे बनेंगे। क्यों नंबरिंग के लिए कितना होगा तो 500 होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन का जो लगभग में ऐसे क्वांटिटी गिनते जाए तो लगभग में 2000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सीरीज, ठीक है। आज का पार्ट 2 नंबर, यहाँ से पार्ट 2 जो है हमारे इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 21 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है। कह रहा है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी दिया है 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन। ऑप्शन सी दिया है 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हम, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा पहले ड्यूटेरियम होता क्या है। तो ड्यूटेरियम जो है मित्रों ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन क्या है, समस्थानिक है। अच्छा, सबसे पहले बात है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं इसको थोड़ा देख लें। समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु संख्या तो सेम होती है, वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या सेम हो, परमाणु संख्या सेम हो एवं परमाणु भार जो हो, परमाणु भार अलग अलग हो, परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। आप लोग थोड़ा सा नोट करते चलिएगा, ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु संख्या सेम और परमाणु भाग डिफरेंट मतलब कि अलग अलग हो, ठीक है। अब बात किसका, ये किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, ऐसे लिखते हैं H1, फिर यहाँ पर लिखते हैं H1 H2, फिर होता है H1 H3, ठीक है। ये हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक हुए, 3। तीनों का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है प्रोटियम। क्या नाम होता है, प्रोटियम, ठीक है। इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। क्या नाम होता है, ड्यूटेरियम, ठीक है। और इसका नाम होता है ट्राइटियम। इसका नाम क्या होता है, ट्राइटियम। इसका नाम क्या होता है, ट्राइटियम। ये क्या हो गए, 3 समस्थानिक हो गए। किसके किसके, हाइड्रोजन के। आप लोग थोड़ा सा इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक हो गए, 3 समस्थानिक हो गए। अब थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पे 3 समस्थानिक हो गए। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का नंबर निकालना हो, जो परमाणु संख्या होता है, जितने परमाणु संख्या होता है, ठीक है, वो बराबर होता है किसके, प्रोटोनों की संख्या के बराबर। किसके बराबर होता है, प्रोटोनों की संख्या के बराबर। कह सकते हैं यहाँ पे प्रोटोन की संख्या कितना होगा, 1। प्रोटोन की संख्या कितना होगा, 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। मतलब सब एक एक करके वीवीआई रखिएगा, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन कितना 0। पूछता है कि हाइड्रोजन किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो जो होता है समस्थानिक फर्स्ट जो होता है प्रोटियम जो होता है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, 0, ठीक है। यहाँ से कम 10 से 20 क्वेश्चन बनेगा लगभग में, देखिएगा। फिर ये ड्यूटेरियम आया, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारा होगा 1, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, ये होता है 1। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो करते हैं ऐसे 1 लिखते हैं, इसको भी 1 लिखते हैं और इसको भी 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर दिया ट्राइटियम। ट्राइटियम में देखिए, ट्राइटियम में जाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर लिखा, प्रोटॉन होगा हमारा कितना 1, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 1 और न्यूट्रॉन हो जाएंगे 2। न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे 2, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए,
अब यहाँ पे कह रहा है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं, तो ड्यूटेरियम ये हमारा नाभिक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, एक, और प्रोटॉन कितने होंगे, एक। ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी जो है हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या इसमें सही है। इसमें और एनालिसिस किया जा सकता था दोस्त। ये जो ड्यूटेरियम है, ये हमारा ड्यूटेरियम है, इसको हम लोग डी भी लिखते हैं, डी, ठीक है, डी। इसको भारी जल के रूप में भी जानते हैं, ड्यूटेरियम को भारी जल के रूप में भी जानते हैं। इसका जो होता है पूरा परमाणु क्या बोलते हैं, इसका सूत्र होता है कितना होता है, 20 हो जाता है। इसका अणु भार कितना होता है, अणु भार जो होता है इसका 20 हो जाता है, किसका, ड्यूटेरियम का, ठीक है। बहुत सारा एनालिसिस में बहुत सारा समय लगा। एक दिन हाइड्रोजन के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, 1 से 2 मिनट का, 4 मिनट का वीडियो होगा। जितना हाइड्रोजन से बनने वाले क्वेश्चन होंगे सबको उसमें समेटेंगे बढ़िया से, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, नहीं यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए ना, यूरेनियम के समस्थानिक है, यूरेनियम के समस्थानिक यहाँ पे होते हैं, काट दीजिए। मतलब निम्नलिखित में यूरेनियम के समस्थानिक कौन है, ये हम लोग को ऑप्शन से देखना है। ऑप्शन ए दिया है 237, ऑप्शन बी दिया है 226, ऑप्शन सी दिया है 238 और ऑप्शन डी दिया है 242। तो यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम को हम लोग सूचित करते हैं कितना से, यू से, ठीक है। और इसका जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 92 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 92 होता है। और यूरेनियम के समस्थानिक 3 होते हैं, ठीक है। यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं, 3। एक होता है यूरेनियम 92 234, एक हो जाता है यूरेनियम 92 कितना 235, और एक हो जाता है हमारा यूरेनियम 92 238 हो जाता है, 238, ठीक है। यूरेनियम 92 238, ठीक है। यूरेनियम 92 238 हो जाता है, यहाँ पे 238 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है यूरेनियम को समस्थानिक होते हैं, ठीक है, या सॉरी यूरेनियम को समस्थानिक है, निम्नलिखित में कौन है इसको देखना है। तो यहाँ पे 238 ये हमारा नहीं होगा, 226 से भी नहीं होगा, 242 से नहीं होगा। कौन सा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 238, ठीक है। जो यहाँ पे 238 है वो समस्थानिक क्या है, किसके समस्थानिक है, तो ये हमारे यूरेनियम के समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है, यूरेनियम के समस्थानिक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो अभी हमने बताया था हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हमने बताया था यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से, H1 H2 H1H3, ठीक है। मतलब प्रोटियम, शॉर्ट में लिखे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये होता है हमारा ट्राइटियम। ये तीनों के तीनों क्या है हमारे, तीनों के तीनों किसके समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सब में सबके बारे में हमने आप लोगों को बता भी दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप लोग याद रखेंगे, हिंदी में लिखते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। और क्या होता है हमारा ट्राइटियम, क्या होता है ट्राइटियम। ये तीनों किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अच्छा यहाँ से एक और यहाँ पे लिख रहे हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, कौन से समस्थानिक रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इसका राइट आंसर होता है ना जो हमारा कौन सा है, ट्राइटियम जो ये क्या है, रेडियो एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है ना न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है, इसमें न्यूट्रॉन हमारे 2 हो जाते हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसका आंसर क्या होता है हमारा, ये हमारा रेडियो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए दिया है आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी दिया है हाइजेनबर्ग ने, ऑप्शन सी दिया है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी दिया है पाउली ने, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग ने। जो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अब थोड़ा देखते हैं आइंस्टीन के बारे में। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, क्या दिए थे, सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने। अच्छा ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत क्या, वही E बराबर mc स्क्वायर किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा रदरफोर्ड। तो ये नाभि का खोज किए थे, ठीक है। परमाणु के जो नाभिक होते हैं, परमाणु नाभि का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। प्लस ये भी याद रखेंगे नाइट्रोजन का खोज भी किसने किया था, तो हमारा किया था रदरफोर्ड ने,
तो याद रखें पाउली ने क्या किया था भाई, तो पाउली ने बताया था कि क्वांटम संख्या में जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेम तरीके से नहीं रख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक दूसरे के एक जैसे नहीं होंगे, अपोजिट होंगे। किसने बताया था, ये पाउली जो है ये क्वांटम संख्या से संबंधित है। किससे, क्वांटम संख्या से, ठीक है। इन्होंने सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं पाउली अपवर्जन का सिद्धांत, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था, पाउली ने दिया था। यहाँ पे हमने किया ऑप्शन का ऑपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप लोग सब चीज को नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा, ठीक है। स्थिर ताप पर गैस का यदि हम लोग आयतन को कम करते हैं तो उसका दाब क्या होगा, ठीक है। कम होता है, ऑप्शन बी दिया पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन सी दिया है बढ़ जाता है, एंड ऑप्शन डी दिया है इनमें सभी। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन को हम लोग बढ़िया से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो नियम संबंधित है ये बॉयल के नियम से संबंधित है। किससे, बॉयल का नियम क्या कहता है भाई मेरे, बॉयल के नियम। तो बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन जो होते हैं उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। जो आयतन होता है दाब का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब जो भी होता है वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके दाब के, बोलते प्रेशर के। ये कौन सा नियम है हमारा, ये बॉयल का नियम है। किसका नियम है, बॉयल का नियम है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब ये कि यदि आयतन कम होगा, क्या होगा भाई मेरे, आयतन कम होगा, यहाँ पे आयतन कम होगा, इसका मतलब प्रेशर जो दाब होगा क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ये कह सकते हैं यदि आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा रिलेशन होता है इस सब में। तो यहाँ पे कह रहा है आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा, तो आयतन को कम करेंगे तो दाब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी सही है, बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बॉयल का नियम क्या है, तो बॉयल का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर यदि गैस के आयतन को बढ़ाया जाता है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन जो होते हैं, ठीक है, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। ये किसका नियम है, तो बॉयल का नियम है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। ईंधन कहा है भाई मेरे, परमाणु भट्टी में, ठीक है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया है थोरियम का, ऑप्शन बी दिया है सोडियम का, ऑप्शन सी दिया है यूरेनियम का, ऑप्शन डी दिया है पेट्रोलियम का। 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, यूरेनियम का, ठीक है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था यूरेनियम का जो होता है सांकेतिक सूत्र क्या होता है भाई मेरे, यू होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92 होता है, इसको याद रखेंगे। थोरियम इसे पूछता है, ठीक है, कि मोनोजाइट किसका अयस्क है, मोनोजाइट किसका अयस्क है, मोनोजाइट। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है मोनोजाइट किसका अयस्क है, ये बीवीआई है, इसको याद रखेंगे। मोनोजाइट जो है हमारा थोरियम का अयस्क है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। सोडियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। सोडियम को जल में डुबा कर रखते हैं, जल में। तो सोडियम के लिए अलग यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा सोडियम के लिए थोड़ा देखते हैं हम लोग अलग। यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं थोड़ा सा सोडियम महोदय को उठाते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया हमारे सोडियम, तो देखते हैं भाई सोडियम, इसका सांकेतिक सूत्र Na होता है। परमाणु संख्या इसके, परमाणु संख्या जो होता है 11 होते हैं, ठीक है। इसे जल में रखा जाता है, जल में डुबा कर रखा जाता है, सॉरी केरोसिन तेल में। सॉरी एक मिनट इरेस केरोसिन तेल में, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा ये सबसे मुलायम धातु होती है, मुलायम धातु होती है। इसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। ये अति क्रियाशील होती है, अति क्रियाशील होती है, ठीक है। सोडियम के बारे में हम लोगों ने इतना देखा, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
अब आया यहाँ पे पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भाई क्या होता है, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है पेट्रोलियम की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो ऑक्टेन नंबर से। किससे मापी जाती है, पेट्रोलियम की शुद्धता होती है, पेट्रोलियम की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो ऑक्टेन संख्या से। किससे, ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। पेट्रोलियम की शुद्धता होती है किससे मापी जाती है, ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। और इस क्वेश्चन का हम लोग राइट आंसर देखा, जो परमाणु भट्टी में यूज किया जाता है ईंधन के रूप में, उसका राइट आंसर क्या था हमारा, ये था यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या था, इसका सही था। बाकी हमने किया यहाँ पे ऑप्शन का ऑपरेशन, ठीक है, जो कि बहुत ही वीवीआई है। आप लोग नोट बनाइए और नोट में जरूर लिखते जाइए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 27 कह रहा है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, जो भोपाल में गैस दुर्घटना हुआ था, ठीक है, उस गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, ये कह रहा है। ऑप्शन ए दिया है साइनाइड, ऑप्शन बी दिया है मेथाइल। ठीक है, मेथाइल होगा यहाँ पे मेथाइल। ऑप्शन सी दिया है मेथाइल आइसोसाइनेट एंड ऑप्शन डी दिया है मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है ना कि सी और यहाँ पे सी नंबर और डी नंबर, ये ऑप्शन हमेशा साथ साथ देता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा बढ़िया से याद रखेंगे। ठीक है, ये मेथाइल आइसोसाइनाइड और मेथाइल आइसोसाइनाइड दो को ऑप्शन दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लास्ट में क्या होता है, साइनेट होता है। क्या होता है, साइनेट। ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनेट क्या होता है, मेथाइल आइसोसाइनेट। तो देखते हैं भोपाल गैस दुर्घटना, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो भोपाल गैस दुर्घटना जो हुआ था 3 से 4 दिसंबर इसका डेट माना जाता है। 3 से 4 दिसंबर इसका क्या माना जाता है भाई, डेट माना जाता है 3 से 4 दिसंबर। 3 से 4 दिसंबर 1984 में। कब हुआ था, 1984 में। ठीक है, एक फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री से क्या हुआ था, ये मेथाइल आइसोसाइनेट जो था वहां से रिसाव हुआ था और बहुत लोगों का जान चला गया था। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे, डेट एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, 3 से 4 दिसंबर 1984 को। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन है हमारा, 28 कह रहा है सिंदूर का रासायनिक नाम है। सिंदूर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए दिया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी दिया है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है पोटेशियम नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी दिया है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होगा, ये क्या है, सिंदूर का रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई मेरे, CaCO3। CaCO3 ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, CaCO3 क्या हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे बुझा हुआ सॉरी इसे क्या बोलते हैं, एस्केलेट लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्केलेट लाइम। इसे एस्केलेट लाइम भी बोलते हैं, CaCO3 को। CaCO3 को एस्केलेट लाइम भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कर रहा है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से किसका निर्धारण होता है। ऑप्शन ए दिया है मानव की आयु का। ऑप्शन बी दिया है जीवाश्म की आयु का। ऑप्शन सी दिया है मानव शरीर की बीमारी का एंड ऑप्शन डी दिया है धातुओं की शुद्धता का। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, इसे ऐसे C14 विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, C14 विधि भी कहते हैं, C14 विधि भी कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ये किसका निर्धारण करता है, तो जीवाश्म की आयु का। किसका निर्धारण करता है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, तो ये करता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, कि कोई जीवाश्म जो कितना पुराना है। ठीक है, इसको C14 विधि के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका खोज एक है BF। ठीक है, BF विल्ली ने किया था। BF विल्ली ने 1946 में। ठीक है, ये BF विल्ली ने किया था, कब किया था, 1946 में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, ये तो जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। यही पूछते चट्टानों की आयु का निर्धारण। चट्टानों की आयु का निर्धारण ये होता है ना यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। किसके द्वारा, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, चट्टानों की आयु का पता लगाते हैं। ठीक है, ये जितना स्टार डाले हैं सभी VVI है, आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 कह रहा है सूर्य की किरणों का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म करता है। किसको गर्म करता है भाई मेरे, सोलर कुकर को। ऑप्शन ए दिया है इंफ्रारेड किरणें। ऑप्शन बी दिया है कॉस्मिक किरणें। ऑप्शन सी दिया है पारावैंगनिक किरणें एंड ऑप्शन डी दिया है रेड लाइट किरणें। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन जो है ना,
इन चारों ऑप्शन में हमारा राइट आंसर जो है इंफ्रारेड किरणें जो है, इंफ्रारेड जो किरणें हैं ये सोलर कुकर को क्या करता है, गर्म करने में हेल्प करता है। ठीक, कौन सा इंफ्रारेड जो किरण है सोलर कुकर को गर्म करने में हेल्प करता है। एक बात है कॉस्मिक किरणें, कौन सा है कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक किरणें क्या होती है भाई, तो कॉस्मिक किरणें जो होती है ना इसको ब्रह्मांडीय किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांडीय किरण कहते हैं कॉस्मिक किरण जो होता है। ठीक है, कॉस्मिक किरण इसका खोज पूछता है किसने किया था, कॉस्मिक किरण का खोज किसने किया था, विक्टर हेस ने। किसने किया था, तो विक्टर हेस ने, विक्टर हैक्स। विक्टर हैक्स ने क्या किया था, कॉस्मिक किरण का खोज किया था। ठीक है, कॉस्मिक किरण का खोज किसने किया था, विक्टर, यहाँ पे खोज लिख लीजिए, खोज, खोज किसने किया था, विक्टर हैस ने। इसे ब्रह्मांडीय किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांडीय, ब्रह्मांडीय किरण। क्यों भाई, क्योंकि ये जो किरण होती है ना इसका खास बात ये है, इसकी खास बात ये है कि इसकी उत्पत्ति हमारे सोलर सिस्टम में, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में नहीं होती है। हमारे जो ये सोलर सिस्टम है इसमें इस किरण की उत्पत्ति नहीं होती है, कहीं दूसरे जगह होती है और ये छिटक मुटक करके कहाँ पहुंचती है, हमारे अर्थ पे पहुंचती है। ठीक है, इसलिए इसको कॉस्मिक किरण है। ठीक है, कॉस्मिक किरण कहते हैं, इसे ब्रह्मांडीय किरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस्मोलॉजी जो होता है ना, क्वेश्चन पूछता है कॉस्मोलॉजी किससे संबंधित है, कॉस्मोलॉजी, इसको भी आप लोग देख लेंगे, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं इसको, थोड़ा कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ये जो बना रहे हैं कॉस्मोलॉजी। पता है कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी में जो है, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड का। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। आप थोड़ा सा इसको भी नोट कर लेंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कॉस्मिक किरणें पड़ा है। इसे खोज किसने किया था, विक्टर हैक्स ने किया था। परावैज्ञानिक किरणें के बारे में कौन नहीं जानता है भाई मेरे, परावैज्ञानिक किरणें। ठीक है, ये हानिकारक किरण है। परावैज्ञानिक किरण क्या है, हानिकारक किरण, हानिकारक किरण है। ठीक है, ये पृथ्वी पर जब पहुंचती है तो मानव त्वचा संबंधी, त्वचा संबंधी बीमारी उत्पन्न करती है कौन, परावैज्ञानिक किरणें। ठीक है, परावैज्ञानिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता कौन है, तो ओजोन परत। ओजोन परत क्या करता है, तो रोकता है। यहाँ पे लिख रहे हैं ओजोन परत क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ये सभी जो है सभी सभी विभिन्न ही आप लोग इसको थोड़ा सा नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 31। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 31 है। कह रहा है ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या होता है भाई मेरे। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे ताप के केल्विन स्केल में पूछ रहा है। किस स्केल में भाई मेरे, केल्विन स्केल में, केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या होता है, जल का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे हम लोग, केल्विन स्केल में पूछा है। तो पहले देखते हैं जल का क्वथनांक क्या होता है भाई, जल का क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक, जल का क्वथनांक। तो ये डिग्री सेल्सियस में, तो सब देख लेते हैं। ये जो होता है डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यही कहेगा केल्विन स्केल में कितना होगा, तो केल्विन स्केल में 373.15 भी कहीं लिखता है केल्विन। ठीक है, उसके बाद से पूछेगा फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट में 212 हो जाता है, 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट क्या होता है हमारा, ये फ़ारेनहाइट में होता है जल का क्वथनांक। तो और जल से पता है, यहाँ पे लिखिए जल का हिमांक बिंदु क्या होता है, जल का हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु। ये भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक लिख लेंगे। जल के बारे में और लिखिए, जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब क्या लिखें, सार्वत्रिक भूलायक, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। जल को सार्वत्रिक घुलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में भी जानते हैं। तो सर ये सभी क्वेश्चन जल से थोड़ा सा आप लोग याद रखें। अच्छा, जल ये भी लीजिए, जल पीने से ठीक है 0 कैलोरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई मेरे, ये 0 है, इसको थोड़ा लिखिएगा 0 कैलोरी, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक
ठीक है, मतलब कि जल हम लोग पीते हैं, जल से क्या होता है, हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये सारी क्वेश्चन है जल से, थोड़ा जो फैक्चुअल बात है, बनने वाला क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है 373 केल्विन जो हमारा क्या है राइट आंसर है। 1.5 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अप्रोक्स वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 373 केल्विन हमारा जो होगा राइट आंसर है। ठीक है, ताप के केल्विन स्केल पे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से पूछा तो 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछा तो 212 फ़ारेनहाइट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में कौन सबसे कठोर तत्व है। भाई मेरे देखो यहाँ पे, निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है, सबसे कठोरतम धातु पूछा है भाई मेरे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे कठोरतम धातु की बात कीजिए, ऑप्शन ए दिया सोना, ऑप्शन बी दिया प्लेटिनम, ऑप्शन सी दिया लोहा एंड ऑप्शन डी दिया है टंगस्टन। ठीक है, सबसे कठोरतम पूछा है तो हमारा प्लेटिनम सही है। धातु पूछा है भाई, क्या पूछा है धातु, तो क्या ये हमारा क्या है सही है प्लेटिनम। यही पूछा टंगस्टन क्या है, ये ना सबसे ये कठोर पूछा है, टंगस्टन तो सबसे मजबूत धातु है, सबसे मजबूत धातु। कंफ्यूज मत होइएगा, कठोर और मजबूत दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, सोना जो होता है ना सबसे आघात वर्धनीय धातु है, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। इंग्लिश में मेलिएबल लिखते हैं इसको, इंग्लिश में क्या लिखते हैं मेलिएबल। मेलिएबल जो हमारा मेटल कौन सा है सोना है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है ना पीट पीट कर क्या करना, चादर बना देना, पीट पीट कर क्या बना, चादर बना देना। इससे मतलब बहुत पतला से पतला इसको सीट बनाया जा सकता है, आप लोग इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 33 करा, निम्न हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नीचे जो हाइड्रोजन ग्रुप दिया गया है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है इसको देखना है। ऑप्शन ए दिया है फ्लोरीन, ऑप्शन बी दिया है ब्रोमीन, ऑप्शन सी दिया है क्लोरीन एंड ऑप्शन डी दिया है आयोडीन। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये सभी जितने हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं सभी क्या है हमारे, तो ये हमारे हाइड्रोजन ग्रुप से संबंधित है। हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है ग्रुप नंबर कितना होता है, तो हमारा ग्रुप नंबर 17 को, ग्रुप नंबर 17 को क्या कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। ग्रुप जो 17 होता है उसको क्या कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। जैसे हमारा क्या आता है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। पर निम्न हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो हमारा क्या फ्लोरीन है। कौन सा है, फ्लोरीन है, इसको याद रखेंगे। ब्रोमीन के बारे में देख रहे हैं तो ब्रोमीन जो है ठीक है एक अधातु है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है, ब्रोमीन अधातु है एवं द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में ठीक है। ब्रोमीन ठीक है अधातु है एवं यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन, अच्छा आयोडीन जो है ये भी क्या हमारा अधातु है, लेकिन इसमें धातु ही चमक, इसमें चमक पाई जाती है। ठीक है, चमक, इसमें एक विशेष चमक पाई जाती है, आप लोग इसको याद रखें। अधातु होते हुए भी क्या है, इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना 34 करा, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन ए दिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी दिया है एल्युमिनियम सल्फाइड, ऑप्शन डी दिया है ठीक है हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बॉक्साइट का फॉर्मूला, बॉक्साइट का नाम क्या होता है हाइड्रेट ठीक है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, लिखता है Al2 लिखता है। एक मिनट रुकिए, इरेज करें इसको भाई मेरे ऐसे, Al2 ठीक है O3 ठीक है इंटू 2H2O होता है। ठीक है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ठीक है डाईहाइड्रेट, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, या आगे तो हमारा हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अच्छा पूछता है एल्युमिनियम जो है किसका अयस्क है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, सॉरी एक मिनट बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट किसका अयस्क पूछेगा, तो बॉक्साइट जो है किसका अयस्क भाई मेरे, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का किसका अयस्क भाई मेरे, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, कई एग्जामों में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको थोड़ा नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो मोनोजाइट जो है ना मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है जर्मेनियम, टाइटेनियम, थोरियम एंड लोहा। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन देखेंगे कि जो हमारा मोनोजाइट है किसका अयस्क है। ठीक है, तो ये हमारा थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। कौन सा, मोनोजाइट। ठीक है, लोहा का अयस्क का नाम क्या क्या भाई, तो लोहा का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट
मैग्नेटाइट, ये सभी सभी क्या है हमारे, ये सभी सभी लोहा के अयस्क है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी अधातु का है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। क्या पूछा है मित्रों, अधातु पूछा है। क्या पूछा है, अधातु पूछा है मेरे भाइयों यहाँ पे कि अधातु कौन सी है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है ब्रोमीन, ऑप्शन बी दिया है हीलियम, ऑप्शन सी दिया है क्लोरीन और ऑप्शन डी दिया है फास्फोरस। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे, 4 ऑप्शन को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ठीक है, अधातु पूछा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रोमीन जो है अधातु होते हुए भी क्या होता है भाई मेरे, तो अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर नोट करेंगे एक और बात, नोट करेंगे हम लोग यहाँ पे, नोट करेंगे कहेगा एकमात्र धातु, एकमात्र धातु, ठीक है, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है, वो कौन सी है, पाड़ा। इंग्लिश बोलते हो मरकरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मरकरी। ठीक है, पाड़ा। अच्छा पाड़ा का बात है थोड़ा सा, मरकरी ये क्या आती है हमारे द्रव अवस्था में पाए जाने वाले क्या है, धातु है। ठीक है, धातु कहेगा तो कौन जाएगा हमारा, पाड़ा, और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 37 कह रहा है रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम किससे बनाया जाता है भाई मेरे, मतलब रेडियम जो है, रेडियम का अयस्क का नाम बताना है। यहाँ दिया है लाइम स्टोन, बी दिया है हेमेटाइट से, सी दिया है पिंच ब्लेड से और डी दिया है रन टाइल से। क्या दिया है, रन टाइल से। ठीक है, तो थोड़ा देखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी सही है, पिंच ब्लेड से। किससे, पिंच ब्लेड से। रेडियम जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम जो है हमारा पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये पूछा है रेडियम की खोज किसने किया था भाई मेरे, रेडियम की खोज, रेडियम का खोज किसने किया था। ठीक है, ये किया था मैडम क्यूरी ने। किसने, मैडम क्यूरी ने। रेडियम का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। ठीक है, दर्पण को चमक देने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया सिल्वर नाइट्रेट का, ऑप्शन बी दिया है जिंक नाइट्रेट का, ठीक है, ऑप्शन सी दिया है सिल्वर ऑक्साइड का, ऑप्शन डी दिया है पिंच ब्लेड का। 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन में देख लेंगे निम्न में किसका उपयोग जो है दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का जो है इस्तेमाल करते हैं दर्पण में चमक देने के लिए। थोड़ा बात है आप दर्पण का थोड़ा देख लेते हैं, दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या होते हैं भाई, दर्पण जिसका एक भाग कलई किया हो, जिसका दर्पण क्या होता है, एक भाग कलई, कलई बोल तो रंगा गया हो, कलई किया गया हो, किया गया हो। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा, दर्पण बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं। दर्पण बनाने में ग्लूकोज का भी इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बात याद रखेंगे। ठीक है, दर्पण जो होता है मेनली हम लोग 3 तरह का पढ़ते हैं, समतल दर्पण, समतल, उत्तल और कौन सा, अवतल। ठीक है, ये सभी थोड़ा सा याद रखना है। दर्पण किस सिद्धांत पर काम करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पे, परावर्तन के सिद्धांत पे। थोड़ा सा इस सब जो फैक्चुअल बात है इसको थोड़ा सा याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आघात वर्धनीय धातु है, सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है चांदी, ऑप्शन बी दिया है सोना, ऑप्शन सी दिया है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी दिया है सोडियम। 4 के ऑप्शन दिए हैं हमारे। ठीक है, सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। आघात वर्धनीय का मतलब होता है, आघात वर्धनीय का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, स्टार डाल कर लिखिएगा आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। ठीक है, इंग्लिश इसका होता है मिलिएबल, इंग्लिश होता है मिलिएबल। ठीक है, सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो सोना। आघात वर्धनीय होता क्या कि पीट कर चादर बनाया जा सके। ठीक है, पीट कर चादर बनाना, चादर बोलते सीट, सीट बनाना।
ठीक है। सबसे आघात वर्धन धातु कौन सी होती है? तो यह तो हमारा सोना। कौन होता है? सोना। ठीक है, अब सोना का बात आ गया, थोड़ा देखते हैं सोना का मापन किस में करते हैं भाई मेरे? सोना की शुद्धता, सोना की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, थर्ड इसमें लिखेंगे शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। सोना के बारे में और देख लेते हैं। सोना मुक्त अवस्था में, देखें फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, सोना का सांकेतिक सूत्र, सोना का सांकेतिक सूत्र AU होता है। क्या होता है? AU होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे सोना से जितना भी बनने वाले क्वेश्चन था लगभग हम यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, सोना का यूज आभूषण वगैरह बनाने में किया जाता है, आप लोग थोड़ा सा इस सबको भी थोड़ा सा नोट करेंगे। ठीक है, और आज का क्वेश्चन यही है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है। कितना? 39 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपने, और वही सीरीज के साथ मिलेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन से अंदाजा लगा लिए होंगे कि ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।